नमस्कार जन उत्तराखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ में जुड़ी हुई लिसा खबरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस सरकार का बड़ा कदम, 7.56 लाख पेंशनर्स के खातों में 111 करोड़ से अधिक की राशि जारी, 1 क्लिक से पेंशन वितरण। उत्तराखंड के लाखों लाभार्थियों को मिला सीधा फायदा। उत्तराखंड के सीमावर्ती गांव की बदलेगी तस्वीर, सीएम धामी ने वाइब्रेंट योजना को बताया गेम चेंजर, विकास को मिलेगी नई रफ्तार। चंपावत के तावली रोड पर हादसा, अनियंत्रित होकर 200 फीट गहरी खाई में गिरी कार, वाहन चालक की हुई मौत। तो नाबालिग समेत 5 युवतियों का रेस्क्यू किया गया है। आपको बता दें, रुद्रपुर में स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का भंडाफोड़, 2 नाबालिग समेत 5 युवतियों का रेस्क्यू। मिजोरम और यूपी के हैं आरोपी। उत्तराखंड के सभी जिलों में बारिश के आसार, केदारनाथ में चौथे दिन बर्फबारी, तापमान -7 डिग्री से नीचे, सुबह शाम हो रही ठंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समाज कल्याण विभाग के पेंशनर्स को 1 क्लिक के माध्यम से अप्रैल माह की पेंशन का भुगतान किया, जिसमें 100% राज्य पोषित योजनाओं के 75 लाख से जो पेंशनर्स हैं 7,56,642 पेंशनर्स को कुल 111 करोड़ रुपए 42,52,000 रुपए की धनराशि जारी की गई है। इसमें वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, किसान, भरण पोषण अनुदान, तीलू, रौतेली और बौना पेंशन शामिल हैं। और इस मौके पर विभागीय मंत्री खजान दास ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में विभाग प्रत्येक जरूरतमंद का ख्याल रख रहा है। उन्होंने कहा कि पेंशन योजनाओं में पूरी तरह पारदर्शिता बरती जा रही है। उत्तराखंड के सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज योजना को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गेम चेंजर बताया है। उनका यह कहना है कि इस योजना से सीमांत क्षेत्रों में विकास को नई रफ्तार मिलेगी और गांवों की तस्वीर बदल जाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत सीमावर्ती गांवों को देश का पहला गांव मानते हुए प्राथमिकता के आधार पर विकसित किया जाएगा। ये देखिए, चूँकि हमारा राज्य दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ राज्य है और वाइब्रेंट विलेज का जो कॉन्सेप्ट है, भारत सरकार जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लेकर आई है, निश्चित रूप से जहाँ इससे वाइब्रेंट विलेज जो हमारे सीमांत के क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में लोगों को उनकी आर्थिकी भी बढ़ेगी, व्यापार के अवसर भी मिलेंगे, पर्यटन, रोजगार, सभी प्रकार के अवसर खुलेंगे और तेज़ गति से उन गाँवों का विकास होगा। तो ये ट्रेड खुलने से निश्चित रूप से एक नई शुरुआत भी होगी। देहरादून में विद्युत लाइनों की अंडरग्राउंड केबलिंग को लेकर ऊर्जा विभाग एवं जिलाधिकारी देहरादून के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। मुख्य सचिव ने पिटकुल को निर्देश दिए कि सड़कों की खुदाई एवं अंडरग्राउंड केबलिंग और ब्लैक टॉपिंग का कार्य जून माह तक पूर्ण कर लिया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि पिटकुल को सभी फ्रंट पर एक साथ कार्य खोलने के बजाय कुछ फ्रंट पर कार्य खोलकर अपनी सभी लेबर को एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट करते हुए कार्य को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इससे पूरे शहर की सड़कें खुदने के बजाय कुछ हिस्सों में अधिक लेबर लगाने से कई ज्यादा तेजी होगी, तो वहीं कार्य में तेजी आएगी। इससे शहरवासियों को कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।
देहरादून के कोट रोड स्थित चौपाल कार्यालय में बुधवार को INDIA यानी कि इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों की बैठक आयोजित हुई। दीनदयाल पार्क के पास हुए संवाद कार्यक्रम में विभिन्न दलों के नेताओं ने भाग लिया और आगामी चुनावों को लेकर चर्चा हुई। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी शामिल रहे। उन्होंने कहा कि बदलते राजनीतिक हालात में सहयोगी दलों के बीच लगातार संवाद जरूरी है। साथ ही उन्होंने सत्तारूढ़ दल पर संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि फिलहाल ये अनौपचारिक बैठक है, लेकिन आगे भी प्रदेश भर में इस तरीके के संवाद जारी रहेंगे। आगे चुनाव हो रहे, ये देख रहे हैं हम कि सत्तारूढ़ दल पूरी शक्ति का उसमें जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका भी जिस तरीके से खुला दुरुपयोग कर रहा है। अब तो केंद्रीय बलों का खुला दुरुपयोग किया जा रहा है। ये सब हमको आगे के लिए बहुत सचेत करता है। तो हमने उत्तराखंड में समय समय पर महत्वपूर्ण मामलों में इंडिया गठबंधन के जो हमारे सहयोगी हैं हम लोग बातचीत करते रहे हैं। कई संघर्षों में हम साथ चले हैं, आगे भी कई संघर्षों में साथ चलेंगे, मगर इस नई परिस्थिति पर किस तरीके से कैसे इसका मुकाबला किया जाए तो उसके लिए हमने एक अनौपचारिक संवाद रखा है। पर्यटन नगरी रानीखेत में बुधवार तड़के एक भीषण सड़क हादसे में टैक्सी चालक की दर्दनाक मौत हो गई। तेज रफ्तार और खतरनाक मोड़ हादसे की वजह ये बताई जा रही है। रानीखेत चौबटिया मार्ग पर देहली गांव के पास सुबह करीब 3 बजे एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक कार चला रहे भुवन प्रसाद निवासी मटेला काफली गैर तीव्र मोड़ पर वाहन से नियंत्रण को बैठे। अनियंत्रित जो कार थी वो सड़क से लगभग 15 से 20 मीटर नीचे जा गिरी और एक मकान का पत्थर की छत पर पलट गई। हादसा इतना भयावह था कि चालक वाहन से छिटक कर सीधे छत पर जा गिरा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। रुड़की में ARTO जितेंद्र चंद एक्शन मोड में नजर आए। ARTO ने कार्यालय के बाहर संचालित दुकानों पर छापेमारी कर अनाधिकृत कार्यों पर सख्ती दिखाई, जिससे वहां पर काम कर रहे लोगों में हड़कंप मच गया। छापेमारी के दौरान CSC सेंटर को भी सीज किया गया है। बताया जा रहा है कि 5 मई को किसान यूनियन के कार्यकर्ता ARTO कार्यालय पहुंचे और विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा था। इसी के बाद ARTO ने कार्यालय के बाहर अनाधिकृत गतिविधियों पर कार्रवाई शुरू की। हमारे ऑफिस में इस किसान यूनियन ने एक ज्ञापन दिया था जिसमें उनकी कुछ मांगे थी। उसमें से एक मांगे ये भी थी कि बाहर अगर कोई भी हमारे ऑफिस के आसपास अनर्गल व्यक्ति जो घूम रहे हैं या कोई भी अगर अनाधिकृत काम हो रहा है तो उस पर हम लोग ने रोक लगाने के लिए आज एक अभियान चलाया था, जिसमें ARTO प्रवर्तन साहब, मैं और हमारी नार्सन की जो हमारी इन्फोर्समेंट टीम थी उसने छापेमारी करी है, जिसमें हमने एक CSC सेंटर को हमने सीज किया है। उसके जो हम डॉक्यूमेंट्स जो भी थे हम लोगों ने उनको जब्त किया है। हमने उनके लैपटॉप्स को भी जब्त किया है और उनके हम लोगों को जो भी हमें ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो लगे जो कि अनाधिकृत हैं उनको अभी हम मौका देंगे कि आज उनको अपना एक्सप्लेनेशन दे सकें, ताकि वो लोग, क्योंकि हमारे पर्यटन मंत्री प्रदीप बत्रा जी के द्वारा भी ये साफ निर्देश दिए गए हैं कि RTO कार्यालय में जो काम हो लोगों की सुविधा पूर्वक हो। उत्तराखंड के चकराता से एक भावुक खबर सामने आई है, जहां BSF के ASI सूरत सिंह राणा को पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़े, हर आंख नम नजर आई। तो वहीं राजस्थान के जैसलमेर में तैनात BSF के ASI सूरत सिंह राणा का 4 मई 2026 को हृदयघात से निधन हो गया था। वह मूल रूप से चकराता क्षेत्र के ग्राम मगरौली के निवासी थे और देश सेवा में तैनात थे। बुधवार को उनका पार्थिव शरीर उनके घर क्षेत्र लाया गया, जहां हरिपुर स्थित मां यमुना तट पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो इस दौरान BSF की टुकड़ी, स्थानीय पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया। शस्त्र झुकाकर उन्हें अंतिम सलामी दी गई। हमें बड़ी दुख लग रहा है कि हमारा साथी हमसे भी चढ़ा है और एक उसकी बात है कि देश की सेवा में, लेकिन अचानक उनके जाने से हमारे को भी और हमारी बटालियन को भी बड़ा आघात हुआ है। तबीयत के बारे में शरीर उनका शरीर ठीक था, कोई बीमारी नहीं थी। अचानक ही उनका थोड़ा हृदय में थोड़ा दर्द हुआ। डॉक्टरों ने भी कोशिश की, हमारे डॉक्टर साहब आ गए और एम्बुलेंस से भी भेजा गया, लेकिन हम कामयाब नहीं हो पाए मिशन। बड़ी दुख है कि इस समय हमारे साथ नहीं रहा, हमारे साथ नहीं है।
इन्होंने सबसे पहले कि हम लोग को जब न्यूज आया था कि ऐसे ऐसे राजस्थान से आ रहा है, जोधपुर से, तो हम लोग को थोड़ा सा शॉर्ट हुआ कि बंदा फीट फाट बंदा था। और बस यही रहा कि जब इनको अटैक आया था, सुनने में आया था कि इनको काफी कोशिश किया था, मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया था, लेकिन तब तक काफी देर हो चुके थे। बद्रीनाथ धाम में संचालित पुनर्निर्माण कार्यों के साथ ही अब बद्रीनाथ को स्पिरिचुअल हिल टाउन के रूप में विकसित किए जाने की कार्ययोजना भी तैयार की जा रही है। इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समक्ष सचिवालय में पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान के अंतर्गत चल रही कार्यों की विस्तृत जानकारी साझा की। बैठक में सचिव पर्यटन धीराज गरब्याल द्वारा प्रस्तुतिकरण के माध्यम से बताया गया कि बद्रीनाथ को एक आध्यात्मिक स्मार्ट हिल टाउन के रूप में विकसित करने के लिए बहुआयामी और चरणबद्ध तरीके से कार्य किए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य तीर्थयात्रियों को आधुनिक सुविधाओं के साथ दिव्य और व्यवस्थित अनुभव प्रदान करना है। रामनगर विकासखंड सभागार में आयोजित बीडीसी बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अरविंद पांडे पहुंचे, जहां जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर जमकर नाराजगी जाहिर की। बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों पर आरोप लगाया कि वे शिकायतों को गंभीरता से नहीं लेते और कई बार फोन तक नहीं उठाते हैं। ब्लॉक प्रमुख मंजू नेगी ने भी अधिकारियों की लापरवाही पर सवाल खड़े किए। जनप्रतिनिधियों ने सड़क, स्वास्थ्य, बिजली और पानी जैसी मूलभूत समस्याओं को उठाते हुए उनके शीघ्र समाधान की मांग की है। साथ ही अधिकारियों के कार्यालय में अनुपस्थित रहने की शिकायत भी दर्ज कराई गई है। इसी बैठक में जितने लोग आए हैं, जो जनप्रतिनिधि आए हैं, मैं उन सभी लोगों की जो शिकायतें हैं उनका हम लोग स्वागत इसलिए कर रहे हैं कि ये एक सदन है। सदन में बात रखना, जो भी हमारे ग्राम प्रधान हैं सम्मानित, हमारे जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, हमारे जो ज्येष्ठ और कनिष्ठ प्रमुख हैं, उनसे बड़ी अपेक्षाएं होती हैं। तो विभाग के लोगों ने जो अब तक अगर कोई लापरवाही बरती होगी तो हम लोगों के आने से एक फ़ायदा ये होता है कि उच्च स्तर पे इसका संज्ञान लिया जाता है कि कौन लोग इसमें अनुपस्थित हैं, और जो अनुपस्थित हैं, जैसे अभी AR कोऑपरेटिव का विषय आया था, तो मैंने उनको व्यक्तिगत एक मौका दिया है कि 1 से 1.5 घंटे में यहाँ उपस्थित हो जाएं। नहीं उपस्थित होते हैं तो फिर उनको मैं उच्च स्तर पे उन सेक्रेटरी सर को भी एक पत्र जारी करने के लिए DM सर से अनुरोध करूँगा कि उनको यहाँ से, उनकी चूँकि वो प्रभारी हैं, तो यहाँ पे एक स्थायी AR कोऑपरेटिव की नियुक्ति की जाए। साथ में जो हमारे अधिकारी आए हैं उनसे मैंने अपील की है कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे लोगों की बहुत अपेक्षाएं होती हैं और उस अपेक्षाओं को संवेदनशीलता से निपटा जाए उस पर। तो चलिए इस बीच वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे तो रुड़की से एक ऐसी सच्ची कहानी सामने आई है जो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव का असर अब आम लोगों तक भी पहुंचने लगा है। इसी कड़ी में रुड़की के कैप्टन आशीष शर्मा करीब 65 दिनों तक दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे रहे। कैप्टन आशीष शर्मा 28 फरवरी से अपने जहाज के साथ इस खतरनाक क्षेत्र में मौजूद थे जहां युद्ध जैसे हालात बने हुए थे। उनके अनुसार उस दौरान करीब 2 से 2.5 हजार जहाज इस इलाके में फंसे हुए थे। सबसे बड़ा खतरा आसमान से था, जहां मिसाइल और ड्रोन हमलों का लगातार डर बना हुआ था। हमलों का मलबा समुद्र में गिरता था, जिससे हर पल अनहोनी का अंदेशा बना रहता था। हमारा 28 से वहाँ पे वार स्टार्ट हो गया था, तो 28 से ही हमारा शिप वहाँ था। अप्रॉक्स 45 डेज हमारा शिप स्टक था वहाँ पे। तो जैसे ही स्टेट ऑफ हार्मोज क्लोज का हमारे पास ऑर्डर आया तो वहीं पे मतलब हमारा शिप भी वहीं पे स्टक हो गया। अप्रॉक्स वहाँ पे उस कंडीशन में 2 से 2.5 हजार वेसल्स थे जो सब वहाँ पे स्टक थे, जिसमें अलग अलग नेशनलिटीज़ के थे, इंडिया के थे, म्यांमार के थे और श्रीलंकन थे, सब फिलिपिनोस, सब अलग अलग कंट्री के उसमें क्रू मेंबर थे जो स्टक हो गए थे।
और एकदम से मतलब 28 को एकदम से स्टार्ट हुआ था। एक्चुअली मेन प्रॉब्लम आ गया था कि ये जो मतलब वहाँ से जो यूएई पे अटैक होने स्टार्ट हुए, तो यूएई पे जब अटैक होने स्टार्ट हुए तो उसमें पहले जो इंटरसेप्ट कर रहे थे इनकी रेंज कम थी, तो उनका जो इंटरसेप्ट करने के बाद जैसे मिसाइलें आ रही थी तो उसमें इन्होंने वो किया था, मतलब उसको इंटरसेप्ट कर रहे थे तो उसका जो मलबा था वो रिहायशी इलाकों में गिर रहा था। तो उनकी गवर्नमेंट ने ये किया कि मतलब रिहायशी इलाकों पे ना गिरे, थोड़ा समुद्र में आ जाए, क्योंकि उससे ज़्यादा नुकसान हो रहा था। लेकिन समुद्र में तो हम खड़े थे, तो उन्होंने रेंज बढ़ाई, तो समुद्र में हम खड़े थे, तो हमारे आसपास के कुछ जहाज़ों पे आपने देखा भी होगा, बहुत सारे जहाज़ों पे जो उनका मलबा जो गिरा है, मलबे गिरने से क्या होता है, जहाज़ पर आग लग गई, फायर हो गया। तो जैसे ही वहाँ पे फायर हुआ तो जो पोर्ट्स हैं उनको हमने इन्फॉर्म किया। इन्फॉर्म करने के बाद वहाँ से हमारे को इंस्टेंट सुविधा मिली, तो उन्होंने उस आग को बुझाया। और कई इंसिडेंट ऐसे हैं जो हमारे सामने ही हुए हैं। चंपावत के सली क्षेत्र से 16 वर्षीय नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना के बाद इलाके में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तहरीर के अनुसार पीड़िता अपने बीमार पिता का इलाज कराने के लिए गांव से चंपावत आई थी। 5 मई 2026 को वे अचानक घर नहीं लौटी। पूछताछ में उसने फोन पर बताया कि एक युवक उसे शादी में सली ले गया है, जो पिछले कुछ समय से उसके संपर्क में था। देर रात तक संपर्क न होने पर परिवार ने तलाश शुरू की। बताया गया कि रात करीब 1:28 पर पीड़िता का फोन आया, जिसके बाद उसका मोबाइल बंद हो गया। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से खोजबीन के दौरान सुबह करीब 4 बजे नाबालिग एक कमरे में बंधी और नग्न अवस्था में मिली। आज सुबह 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि सल्ली क्षेत्र में एक लड़की जो अपने दोस्त की शादी में सम्मिलित होने गई थी वो मिस हो गई है। इस सूचना पर तत्काल कोतवाली का फोर्स रवाना हुआ मौके पर और लड़की की खोजबीन में लग गया। उसी दौरान एक दूध डेयरी के पास एक कमरे में लड़की की बरामदगी हुई। लड़की को बरामद कर उसको सकुशल लाया गया। पूछताछ के क्रम में लड़की द्वारा बताया गया है कि उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है, जिसके आधार पर उसको हमारे द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए उसका मेडिकल परीक्षण वगैरह कराया गया। साथ ही प्राप्त तहरीर के आधार पर वर्तमान में अभियोग पंजीकृत की कार्रवाई प्रचलित है। रामनगर पहुंची मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुत्ववादी नेता उमा भारती ने उत्तराखंड के प्रति अपने गहरे लगाव को व्यक्त करते हुए कई अहम राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड उनके दिल में बसता है और अगर पिछले जन्म में पुण्य किए होते तो उनका जन्म यही होता। अपने बयान में उन्होंने देश की सुरक्षा, जनसंख्या संतुलन को लेकर भी चिंता जाहिर की। बंगाल की जीत की खुशियां लेके उत्तराखंड से निकल रही हूं और अब उत्तराखंड की महाजीत की प्रतीक्षा है। और मेरे लिए पूरा देवभूमि उत्तराखंड, चाहे कुमायूं हो चाहे गढ़वाल, ये मेरे हृदय में बसते हैं और मैं यहाँ के दिव्य स्थानों के सहारे ही अपना जीवन की सांसें लेती हूँ। इसलिए ये तो मेरी सांसों में बसा है। उत्तराखंड की प्रगति हो, उत्तराखंड खूब आगे बढ़े और अभी और आगे बढ़ेगा और दुनिया की जीडीपी में उत्तराखंड का बहुत बड़ा योगदान होगा। इतनी खूबियां उत्तराखंड के अंदर हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जो कि हिंदुत्व की फायर जो है ब्रांड नेता हैं और आज रामनगर में हमारे कार्यालय रानी की तोड़ स्थित कार्यालय पर रुकी तो सभी महिला मोर्चा और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फूल माला से उनका जोरदार स्वागत किया और उन्होंने सबको पश्चिम बंगाल की अभूतपूर्व जीत पर बधाई दी, शुभकामनाएं दी हैं और सभी लोगों ने हर्षोल्लास से उनका स्वागत किया। और यूं ही उन्हें साध्वी नहीं कहा जाता है। लगातार वो इस देश में उन्होंने संघर्ष किया हिंदुत्व को जिंदा रखने के लिए। देहरादून में वीर सावरकर संगठन ने एसएसपी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने शहर में कथित धर्मांतरण गतिविधियों को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। संगठन के संस्थापक अध्यक्ष कुलदीप स्वेडिया ने आरोप लगाया कि देहरादून में धर्मांतरण तेजी से बढ़ रहा है। पुलिस ने जांच का भरोसा दिया है। हमारा यहाँ आने का उद्देश्य है कि देहरादून के अंदर धर्मांतरण ईसाइयों के माध्यम से बहुत तेज गति से चलाया जा रहा है। अब इन्होंने एक क्रिप्टो क्रिश्चियन के नाम से काम शुरू किया है। पहले से भी चल रहा है लेकिन अब उसको इन्होंने गति दी है। ये लोग क्या करते हैं कि नाम नहीं बदलते, अपनी जाति भी नहीं बदलते और ईसाई बन जाते हैं और ईसाई बनने के बाद अपने ही हिंदू समाज को वही लोग ईसाई बना रहे हैं जो पूर्व में ईसाई बने हैं, वो भी असली ईसाई नहीं है। JW करके एक संस्थान इन्होंने खोला है जो जापान से और आपका यूरोप से संचालित है। नैनीताल में लंबे समय से तक राजस्व उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत रही ताराचंद
घिल्डियाल ने 22 वर्षों की सेवा के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर अब समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाने का निर्णय लिया है। वर्ष 2013 से नैनीताल में राजस्व उप निरीक्षक के रूप में कार्यरत रहे घिल्डियाल का सेवानिवृत्त आवेदन 23 अप्रैल 2026 को स्वीकृत हो गया है। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने अपने आगामी कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए कहा कि अब उनका पूरा ध्यान सामाजिक सरोकारों और जन जागरूकता पर रहने वाला है। 2003 से हम राजस्व उप निरीक्षक के रूप में जनपद नैनीताल में कार्यरत रहे। तो 22 वर्ष की सेवा के बाद हमने वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए अप्लाई किया था। तो माननीय जिलाधिकारी ने हमारे आग्रह पर, हमारे निवेदन पर, हमारे आवेदन पर 30 अप्रैल 2026 को हमें सेवानिवृत्त कर दिया। उसके बाद के जो अगले 2 महीने के कार्यक्रम है उसके लिए आपसे बातचीत करनी है। उसमें हमारी जो ऑलरेडी नेकी की दीवार, हमारी जो सामाजिक कार्यों को, सामाजिक सरोकारों को समर्पित संस्था है, उसका हम विस्तार आज हम करने जा रहे हैं। उसमें हम नेकी की दीवार के अंतर्गत नेकी प्रहरी विंग हमने लॉन्च की है। उसके माध्यम से हम विधानसभा में प्रत्येक बूथ में आगामी समय में प्रहरी संयोजक नियुक्त करने जा रहे हैं। तेलंगाना में 26 अप्रैल से 1 मई तक आयोजित स्कूल नेशनल अंडर 17 क्रिकेट प्रतियोगिता में डोईवाला के प्रतिभावान खिलाड़ी गुरजीत सिंह ने उत्तराखंड टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए राज्य का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया। इस प्रतियोगिता में देश भर के 40 से अधिक राज्यों की टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें उत्तराखंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीसरा स्थान हासिल किया है। गुरजीत का सपना भविष्य में भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा बनकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करना है और इसके लिए निरंतर कठिन परिश्रम कर रहे हैं। एचजीएफआई अंडर 17 बॉयज क्रिकेट में प्रतिभाग किया था, जिसमें मेरा सिलेक्शन पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज हुआ, फिर उसके बाद स्टेट वाइज, फिर अब नेशनल में सिलेक्शन हुआ था। तो हमारी टीम उत्तराखंड 3rd प्लेस पे आई और हमने नॉकआउट मैचेस में पंजाब, यूपी और सीबीएसई जैसी टीमों को हराया था और डीएवी हरियाणा के खिलाफ हमारा 3री प्लेस के लिए मैच था। तो मुझे 4 साल हो चुके हैं क्रिकेट खेलते हुए और मैं आवासीय क्रीड़ा छात्रावास में नरेंद्र नगर में रहता हूँ। उसके लिए मेरा सिलेक्शन हुआ था 6 जुलाई 2023 में। तब से मैं वहीं प्रैक्टिस करता हूँ और वहीं सब करता हूँ, पढ़ाई भी मेरी वहीं होती है। चारधाम यात्रा का आज 18वां दिन है। अब तक कुल 7,60,000 से ज्यादा श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं। सबसे ज्यादा क्रेज केदारनाथ का नजर आ रहा है। यहाँ पर अभी तक 3,44,000 भक्त पहुंचे हैं। बीते कल तो बर्फबारी के बीच भी श्रद्धालु छाता लेकर लाइनों में खड़े दिखाई दिए। अब तक 3,44,000 भक्त यहां पर अब तक दर्शन कर चुके हैं। तो वहीं गंगोत्री नेशनल हाईवे पर भी देर रात एक श्रद्धालु पेशाब करने अपनी गाड़ी से उतरा और फिर फिसलने से नीचे नदी में गिर गया। हालांकि रेस्क्यू टीम ने उसके सफल रेस्क्यू कर लिया। पिथौरागढ़ में आज सुबह हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने लगातार तीसरे दिन सभी जिलों में बारिश संभावना जताई है, जिसे लेकर पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के ऊंचाई वाले जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और गर्जना के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है, जबकि 3,600 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार जताए गए हैं। मैदानी इलाकों में भी कहीं कहीं बहुत हल्की बारिश और गरज चमक देखने को मिल सकती है। विभाग ने सभी पर्वतीय जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। तो अभी के इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए एजन टीवी के साथ। नमस्कार।